सो हेलो अगेन एवरीवन। तो जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट वीडियो में, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग वॉल्यूम से। तो उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ आपको कि ये जो कोर्स है, इसमें आपको हाईली क्वालिफाइड नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड टीचर्स से पढ़ने को मिलेगा। हम 3 टीचर्स इसमें पूरे बैच में पढ़ाने वाले हैं। मैं, तेजस सर और एक और सर है हमारे साथ में, रुपेश मलिक सर। वो हम तीनों मिलके आपको ये पूरा बैच पढ़ाएंगे, और जिसका जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो उसी को डेडिकेटेडली पढ़ाएगा, तो जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिलने में और अच्छी गाइडेंस मिलने में हेल्प होगी। तो उससे उसके अलावा इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जब ये बैच स्टार्ट होगा। रिकॉर्डेड भी मिलेंगी साथ में। जैसे ही लाइव क्लास होगी उसके बाद ही रिकॉर्डिंग भी उसकी अवेलेबल उसमें बैच में रहेगी। आपको पूरे स्टडी मटेरियल में नोट्स अच्छे से प्रिसाइजली कंसाइजली जो बनाई गई है पीडीएफ वो दी जाएंगी। पीवाईक्यूज की पूरी डिटेल है विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन वो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और टाइम टू टाइम आपके टेस्ट होते रहेंगे, तो आपकी इसमें पूरी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो बिना कुछ सोचे आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम के साथ में। ट्रेनिंग वॉल्यूम, अब ये जो हम वॉल्यूम इंटेंसिटी रेपिटेशंस वगैरह पढ़ेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, एंड्योरेंस की जब बात आएगी तो हम वहां पे हम अलग से पढ़ेंगे, स्पीड के लिए अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको समझिएगा। और इसके आगे एक दो टॉपिक और हम कवर करने वाले हैं कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन से वो फेजेस होते हैं पीरियडाइजेशन के, स्ट्रेंथ के, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वर्क डन इन अ सेशन या फिर एक फेज में। एक पूरे सेशन में, एक फेज में आपने कितना वर्क डन किया, पूरा का पूरा काम किया, जिसमें आपने कितना वेट उठाया, कितने सेट्स करे, कितने रेपिटेशंस लगाए, उन सबको कंबाइंड करके जब देखा जाता है तो उसी को बोलते हैं हम वॉल्यूम, यानी कि टोटल वर्क डन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये है वेट इंटू सेट्स इंटू रेप्स। अब सेट्स और रेप्स की यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये सब हम स्ट्रेंथ के उसमें बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेपिटेशन में क्या आ जाएगा? लोड जो आप ले रहे हो। ठीक है, जो भी आप लोड उठा रहे होगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम वेट के रिगार्ड में ही यहाँ पे बात कर रहे होंगे। एंड्योरेंस की जब बात आएगी तो रेपिटेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ वो जो हम 100 मीटर के 4 रेपिटेशन लगा रहे हैं, 1000 के 4 रेपिटेशन लगा रहे हैं, 200 के 8 रेपिटेशन लगा रहे हैं, तब हम वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो 100 किलोग्राम के वेट से 4 सेट लगाए और 10-10 रेपिटेशन लगाए उसके, तो जो उसने टोटल वर्क डन किया वो 4 मेट्रिक टन किया या फिर 4000 किलोग्राम किया। यहाँ पे जो इसकी मेट्रिक टन्स में इसकी जो यूनिट है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। और एलीट जो एक लिफ्टर होता है वो 3700 मेट्रिक टन एनुअली उठाता है या ट्रेनिंग करता है, और 10 से 60 टन पर माइक्रोसाइकिल, यानी कि एक वीक के अंदर वो इतना टन जो हमारा वेट है या फिर ट्रेनिंग है करता है। फिर हमारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी आती है। इंटेंसिटी का मतलब है हाउ हैवी द वेट्स आर, कितने वेट जो आपके हैवी हैं, इसको हम परसेंटेज ऑफ 1 RM में एक्सप्रेस करते हैं। अब 1 RM क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जितना आप मैक्सिमम रेपिटेशन लगाते हो उसी को हम बोलते हैं 1 रेपिटेशन मैक्सिमम, और इसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं कि आपका अगर पर्पस ये है तो इतना आपको इंटेंसिटी के साथ में वर्कआउट करना चाहिए, या फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ दिया हुआ है। जैसे अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर आपको डेवलप करनी है तो आपकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो 90 to 100% होनी चाहिए, जहाँ पे आप मैक्सिमम लोड को उठा रहे होगे। फिर अगर आपको स्ट्रेंथ डेवलपमेंट आपका पर्पज है तो आप 80 to 90% जाओगे, जहाँ पे आप हैवी करोगे, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होगा। फिर अगर आपका स्ट्रेंथ या पावर बेस ट्रेनिंग करनी है तो मीडियम टू हैवी के बीच में आप लगाओगे, जिसमें इंटेंसिटी आपकी 70 to 80% रहेगी। जो आपका 100% होता है आपको पहले वो निकाल लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये वाली इंटेंसिटी सेट कर सकते हो जब आप ट्रेनिंग करते हो। 50 to 70% में मीडियम हो गया, और हाइपरट्रॉफी या जनरल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करने के लिए हम इतना इंटेंसिटी अपने वर्कआउट में रखते हैं। 20 to 50% लाइट के लिए, और इसमें मस्कुलर एंड्योरेंस पे ज्यादा फोकस होता है। 100 to 125 ये होता है हमारा सुपर मैक्स, या फिर इसे हम ई सेंट्रिक भी कि इसमें कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जो कि एडवांस एथलीट यूज करते हैं और बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, सो क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजरस है, इंजरी इसमें हो सकती है। Training to failure is not ideal for strength development. Study shows that stopping short of failure can result in better strength gains. तो कोई कोई बोलता है ना कि वहां तक जाओ जहां तक आप फेलियर तक आपको जाना है तब बढ़िया स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगी, लेकिन कुछ स्टडीज में बताया गया है कि जब तक फेलियर तक आप जाओगे तब उतनी अच्छी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होगी, थोड़ा उससे पहले ही आपको रुक जाना है, तो ज्यादा
बढ़िया स्ट्रेंथ गेन्स आपके होंगे। तो ये कुछ स्टडीज में बताया गया है। फिर रेपिटेशन की अगर बात करें हम, तो रेपिटेशंस आर बेस्ड ऑन द लोड यूज्ड। हैवियर लोड्स फ्यूअर रेप्स। अगर आप ज्यादा वेट उठा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कम रेपिटेशन लगा पाओगे। रेपिटेशन से मतलब है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितनी आपने बार उसको यूज किया। जैसे आपने 20 किलो की रॉड ली और आप उससे नॉर्मली बेंच प्रेस कर रहे हो, तो आपने 15 रेपिटेशंस लगा लिए, 15 बार ऊपर नीचे किया या 20 बार किया, तो उसको ही हम बोलते हैं रेपिटेशंस। अगर आप उसमें वेट ज्यादा बढ़ा दोगे, उस 20 किलो से आपने 60 किलो कर लिया, तो आप कम रेपिटेशंस लगा पाओगे। ठीक है। और ये जो रेपिटेशन है, क्या क्या फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। एक्सरसाइज का टाइप, कैसी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कंपाउंड कर रहे हो या आइसोलेटेड कर रहे हो, ट्रेनिंग स्टेटस क्या है आपका, आप ट्रेंड हो पहले से या अनट्रेंड हो, तो भी रेपिटेशन इफेक्ट होते हैं इस चीज से। जेंडर से, मेल और फीमेल का दोनों का है कि आपको पता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ बायोलॉजिकली मेल में ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा रेपिटेशंस लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ में वेमेन भी इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है। मसल मास इन्वॉल्व कितना हो रहा है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि एडेप्टेशन फोकस, अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो आपको इंटेंसिटी इतनी रखनी पड़ेगी और 1 से 3 रेपिटेशंस लगानी है। स्ट्रेंथ या हाइपरट्रॉफी करना आपका है तो आपको 5 से 8 रेपिटेशंस लगाओ, 75 से 85% इंटेंसिटी रखो। हाइपरट्रॉफी अगर गोल है आपका तो 12 से 15 रेपिटेशन लगाओ, लेकिन जो आपकी इंटेंसिटी है वो 60 से 70% रखो। सेम एंड्योरेंस के लिए और लो इंटेंसिटी एंड्योरेंस के लिए भी यहाँ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि अगर हाइपरट्रॉफी आपका या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपका मेन फोकस है या एंड्योरेंस आपका है और इतनी परसेंट दी हुई है, तो कितने रेपिटेशन होने चाहिए, या फिर इतनी इंटेंसिटी पे क्या चीज इसमें से फोकस में रहेगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी, मान लो दे दिया कि 40 to 60% इंटेंसिटी पे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, 20 से 25 रेपिटेशंस लगा रहे हैं, तो क्या इंप्रूव होगा इसमें से। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, हाइपरट्रॉफी होगा, एंड्योरेंस होगा, या फिर स्ट्रेंथ होगी ओनली। तो आपको स्ट्रेंथ लगाना है। तो ऐसे करके इन टेबल्स को भी आपको ध्यान से देखना है। अब हम एक टर्म की बात करते हैं, बफरिंग। बफरिंग आपने हो सकता है सुना हो या पहली बार आप सुन रहे हो। तो एक टर्म यूज होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर, बफर। बफर क्या होता है बेसिकली, buffer refers to the difference between the maximum intensity you could use to perform a certain number of repetition to failure and the actual intensity used for the number of repetition in training। यानी कि अगर मैं इसे एग्जाम्पल से बताऊं तो आप इसको नीचे एग्जाम्पल में देखो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बफरिंग क्या है। 3 रेपिटेशन टू फेलियर टिपिकली रिक्वायर 90% ऑफ योर 1 RM। अगर आपको 3 रेपिटेशन करने हैं फेलियर तक, तो आपका 90% आपने इंटेंसिटी के साथ में किया हुआ है। जो आपकी 1 रेपिटेशन मैक्सिमम की इंटेंसिटी है, तो उसका 90% अप्रोक्सीमेटली आपकी इंटेंसिटी लगेगी। बट यू चूज टू डू 3 रेपिटेशन विद ओनली 80% ऑफ योर 1 RM। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उन 3 जो रेपिटेशन थे उनको 80% इंटेंसिटी के साथ ही किया। यानी कि आप उठा तो सकते थे, मान लो 100 किलो का वेट है, इससे आप 3 रेपिटेशन कर सकते थे, तो और इसमें आपकी 90% इंटेंसिटी यूज हो रही थी। लेकिन आपने क्या किया, 3 रेपिटेशन ही लगाए, लेकिन 80 किलो वेट के साथ लगाए, और यहाँ पे आपकी सिर्फ 80% इंटेंसिटी ही यूज हुई। लगाए 3 ही रेपिटेशन, लेकिन वेट कम कर दिया, इंटेंसिटी भी आपकी कम हो गई, क्योंकि आप लगा तो 100 किलो से सकते थे। ठीक है, तो अब जो इसके बीच में जो बचा, जो डिफरेंस बचा, उसी को बोलते हैं बफर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 रेपिटेशन आपने लगाए फेलियर तक, 90% ऑफ 1 RM आप लगा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 3 रेपिटेशन लगाए 80% इंटेंसिटी के साथ। तो 90 और 80 में यहाँ पे 10% का एक बफरिंग, जो बफर पीरियड है वो बच गया। यानी कि बिकॉज यू आर यूजिंग 10% लेस लोड देन नीडेड टू रीच फेलियर एट 3 रेपिटेशंस, तो इसको बोलेंगे 10% का बफर यहाँ पे रह गया। आप 90% से भी लगा सकते थे, लेकिन आपने 80% से ही लगाया, तो 10% का यहाँ पे बफर बच गया कि आपके अंदर उतनी और स्ट्रेंथ है कि आप 90% से भी 3 रेपिटेशंस लगा सको। यानी कि वेट बढ़ा के भी आप रेपिटेशंस को लगा सकते थे, इसी को बोलते हैं बफरिंग। वहीं पे अगर आप इसको और कम कर देते, आप 70% से ही 3 रेपिटेशंस लगाते, तो यहाँ पे बफरिंग हो जाती है आपकी कितनी, 20% की। यहाँ पे 90 और 80 है तो 10% हो गया, और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा बफरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम यूज क्यों करते हैं बफर। बफर का यूज इसलिए होता है कि आप जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस पे ये इफेक्ट डालता है। जैसे कि अगर हाइपरट्रॉफी करनी है तो 0% बफर होना चाहिए,
यानी कि आपको मसल साइज बढ़ाना है, तो उसमें 0% बफरिंग होनी चाहिए। जितनी कम बफरिंग हो रही है इसका मतलब है कि आप पूरे मैक्सिमम उस अपनी इंटेंसिटी पे जा रहे हो, बीच में गैप ही नहीं है, मतलब 90% से ही लगा सकते थे और 90% इंटेंसिटी से ही आपने लगाया, तो इसका मतलब है 0% बफर हो गया, कोई डिफरेंस ही नहीं है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे आप मैक्सिमल इंटेंसिटी लगा रहे हो, मैक्सिमम लोड ले रहे हो फेलियर तक जाने के लिए, और इसमें जो फटीग है वो भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा क्योंकि ज्यादा लोड उठा रहे हो आप। वहीं पे अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए अगर आपको यूज करना है तो 5% का बफर, यानी कि 90% लगा सकते थे लेकिन आपने 85 से लगाया, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 5% का। तो 5% बफरिंग हो गई, नियर टू मैक्स एफर्ट आपने लगाए लोड डिफिकल्टी में, और यहाँ पे जो फटीक था वो भी हाई हुआ। वैसे ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ और पावर के लिए आपने 10 to 20% बफर रखा, और अगर इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, टेक्निक, स्पीड, डीलोडिंग इन सब पे काम करना है आपको, तो 25 से 40% का बफर आप रख सकते हो। तो ये होता है बफर और इसका काम पूरा का पूरा, ठीक है। फिर है हमारा एडेप्टेशन अक्रॉस अ ट्रेनिंग साइकिल, जो आपकी एक पूरी मैक्रो साइकिल होती है, एक बड़ी जो साइकिल होती है। मैक्रो साइकिल क्या है, इसको पूरा हम आगे चल के पीरियडाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यानी कि एक पूरी साइकिल होती है बड़ी, जो आपकी ट्रेनिंग साइकिल है, तो उसमें अडेप्टेशन कैसे होता है वो यहाँ पे इस बफर के कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो एक मैक्रो साइकिल जो एक आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग साइकिल है, द बफर कैन बी मैनिपुलेटेड इन 3 वेज। तो 3 तरीके से बफर को मैनिपुलेट किया जाता है एक लंबी ट्रेनिंग साइकिल में। पहले तो डिक्रीज द बफर मेक्स ट्रेनिंग प्रोग्रेसिवली हार्डर। जितना कम रखोगे आप बफर उतनी ट्रेनिंग हार्ड होगी, यानी कि बफर का मतलब है जितना कम रखा आपने, 10% रखा तो ज्यादा हार्ड होगी, 8% रखा तो उससे भी ज्यादा हार्ड हो जाएगी, 5% का डिफरेंस रखा आपने बफर का तो और हार्ड हो जाएगी। तो जैसे ही आप डिक्रीज करोगे बफर तो ट्रेनिंग जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो पहले फेज में तो आपको ऐसे रखनी है, एग्जाम्पल कीप डूइंग 5 रेपिटेशन पर सेट बट इंक्रीज लोड वीक बाय वीक। 5 रेपिटेशन ही आप लगा रहे हो लेकिन हर हफ्ते क्या कर रहे हो आप, जो लोड है उसे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, 10 किलो से 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, लेकिन रेपिटेशन आपके 5 ही 5 है। तो आप बफर कम करते जा रहे हो और आप अपनी ट्रेनिंग को हार्ड बनाते जा रहे हो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के गेन के लिए ये सबसे अच्छा होता है। फिर सेकंड फेज आता है जहाँ पे आप मेंटेन करते हो बफर को एक स्टीडी ट्रेनिंग इफेक्ट देने के लिए, कि उसी पर्टिकुलर फेज में रुकने के लिए उस पर्टिकुलर बफरिंग पे आप रुक जाते हो। यूजफुल ड्यूरिंग स्टेबल फेजेस, एग्जाम्पल स्ट्रेंथ मेंटेनेंस। अगर आपको स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है तब यह आपको बफर मेंटेन करना है। थर्ड फेज में क्या होता है, इंक्रीज द बफर रिड्यूस फटीग, यानी कि आपको बफर बढ़ा देना है। अगर बफर बढ़ा दोगे, 20% का गैप दे दे रहे हो किसी को, 30% का बफरिंग दे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि लोड कम हो गया आपका, और लोड कम हो गया तो साथ में आपका जो फटीग है वो भी कम हो जाएगा। डन ड्यूरिंग अनलोडिंग वीक्स, जब हम अनलोडिंग कर रहे हो तब अनलोडिंग क्या होती है, डीलोडिंग क्या होती है, लोडिंग क्या होती है, इसको भी हम क्लासेस में अच्छे से समझेंगे। पीकिंग के टाइम में, पावर फेजेस के टाइम पे हम डीलोड करते हैं। आपने सुना ही होगा कंपटीशन जब फेज आता है तब हम क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम दे रहे होते हैं उसको कम कर देते हैं, इंटेंसिटी कम रखते हैं, जिससे कि एक पीक वाला जब टाइम चल रहा होता है मेंटेन करने के लिए उसको बेसिकली, ठीक है, ताकि ज्यादा फटीग ना आए और अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा देते हैं हम क्वांटिटी से ज्यादा। फिर है अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग रेप्स पर सेट बट मेंटेनिंग हाई लोड्स। तो थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, बफर को इंक्रीज कर देते हैं। पहले फेज में डिक्रीज कर रहे हैं बफर को, दूसरे में मेंटेन कर रहे हैं, और तीसरे में इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन है ट्रेनिंग साइकिल की, पूरे जो हमारे पूरे साल का जो मैक्रो साइकिल रहती है उसके अंदर की। फिर हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसके अंदर जो भी स्टेप्स हैं, अगर आप सिर्फ स्टेप्स को स्टेप वाइज याद भी रख लोगे ना तो भी आप आराम से क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, क्योंकि इसका जो पूरा नाम है उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर क्या होगा। तो इसके 9 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, तो 9 की 9 स्टेप आपको याद रखने, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कैसे इम्प्लीमेंट कराना होता है। तो उससे क्या होगा, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे होगे तब भी हेल्पफुल होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सबसे पहले क्या करना है, डिटरमाइन द फेज ऑफ ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको जो फेजेस होते हैं ट्रेनिंग के उनको डिटरमाइन करना है, यानी कि पूरी जो ट्रेनिंग है उसको स्ट्रक्चर कर लेना है प्रिपरेटरी, कॉम्पिटिटिव और ट्रांजिशनल फेज में। ये आपको 3 बड़े मेजर फेज बताएंगे तो उसको फेजेस में बांट लेना है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, ये इसके अंदर जो भी दे रखे हैं पॉइंट्स को हम अच्छे से डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको पॉइंट समझा देती हूँ। डिटरमाइन द ट्रेनिंग गोल, सेकंड वाला है कि आपका ट्रेनिंग गोल क्या है, आपको अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, सेट कर लेना है, ठीक है। फिर है आपका डिटरमाइन द एथलीट्स नीड। अब
जो एक एथलीट है उसकी नीड क्या है, उसका जो पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था उसको एवेल्युएट करना है, कैसा उसका पिछले साल पूरा का पूरा परफॉर्मेंस रहा है, उसको करने के बाद में एथलीट की नीड क्या है, आगे कौन से वो स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहा है, उसका इवेंट क्या है, उसकी पर्टिकुलर मेजरली किस चीज पे उसको फोकस कराना है, तो हमें एथलीट की नीड पे फोकस करना है। फिर चौथा स्टेप है इंटीग्रेट द अदर ट्रेनिंग कंपोनेंट, जैसे कि टेक्निकल, टैक्टिकल, कंडीशनिंग, इसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में इन सब का भी हमें ध्यान में रखना है। फिर पांचवा फेज आता है सेलेक्ट द राइट एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज चूज करना है, किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप करा रहे हो, कौन सा फेज आपका ट्रेनिंग का चल रहा है, आपकी कौन सी मसल्स उसमें ज्यादा यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज उसको देनी है। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट परफॉर्मेंस, रेगुलर टेस्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो जो आप उसको करा रहे हो तो उसको रेगुलरली आपको टेस्ट भी करते रहना है कि आप जिस पर्पज से उसको करा रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट उसको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर है हमारा डेवलप द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसको डेवलप करना है बेस्ड ऑन टेस्टिंग प्लान, एक्सरसाइज सेट, रेप्स, लोडिंग, इन सब के अकॉर्डिंग में आपको पूरा का पूरा उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको डेवलप करना है। फिर है रिकॉर्ड द ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग प्लान आपको पूरा जो उसका कोच है वो उसके लिए पूरा का पूरा प्लान डिजाइन करेगा, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, परसेंटेज ऑफ 1 RM क्या है, सेट और रैप क्या हो गया, वो सबके सब आपको उसके नोट डाउन करना है, रिकॉर्ड करने हैं। परसेंटेज ऑफ 1 RM अपॉन नंबर ऑफ रेपिटेशन इनटू सेट, ये आपका ये फॉर्मूला, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द हेल्प दिस हेल्प्स कोचेस एडप्ट द सेम प्लान फॉर मल्टीपल एथलीट एफिशिएंटली, इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हो कि जो कोचेज हैं वो मल्टीपल एथलीट्स के लिए सेम प्लान तैयार कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। फिर है हमारा क्रिएट एंड मेंटेनिंग अ ट्रेनिंग लॉग, अब जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, उसको लॉग करना, उसको मेंटेन करना, उसको रिकॉर्ड करना, ये भी जरूरी है, इसेंशियल है। फिर है एडवांस, ठीक है, ठीक है, ये नाइन्थ पॉइंट था। एडवांस कोचेज यूज वेलोसिटी बेस्ड ट्रेनिंग टूल्स, जैसे कि एक्सेलरोमीटर हो गया, ये एक वेलोसिटी बेस्ड ट्रेनिंग टूल है जो कि एडवांस कोच यूज करते हैं उनकी पीक पावर को ट्रैक करने के लिए, एथलीट्स की को, या फिर एवरेज वेलोसिटी को ट्रैक करने के लिए। यूज अर्ली सेट परफॉर्मेंस एज अ गाइड टू एडजस्ट द डेज लोड कॉल्ड ऑटो रेगुलेटरी ट्रेनिंग, तो ये सब के लिए यूज किया जाता है। फिर हमारा अभी लेटेस्ट जून 2025 में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड, while recording the training plan the coach must record the exercise, number of sets, number of repetition and training load as follows। जब हम जब कोई भी कोच है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है ट्रेनिंग प्लान को, तो एक्सरसाइज, नंबर ऑफ सेट्स और ये रेपिटेशन जो है वो कैसे दिए जाते हैं, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, आई थिंक सेकंड या थर्ड लास्ट स्टेप था, हाँ, ये रिकॉर्डिंग द ट्रेनिंग प्लान में एज इट इज पूरी ये लैंग्वेज लिखी हुई है जो क्वेश्चन में आई है, द हेल्प दिस हेल्प कोचेज एडप्ट द सेम प्लान फॉर मल्टीपल एथलीट्स, तो ये हमारा फॉर्मूला था जो डायरेक्टली एकदम पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, और ये पूरा सेम डिट्टो एक बुक से उठा के दिया गया है, बड़ी फेमस बुक है। उन सारी बुक्स की डिटेल भी हम आपको बैचेस में देते रहेंगे कि अगर आप उन्हें और पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी उनको बहुत प्रिसाइजली यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इनको पढ़ के जाओगे तो आपको किताब को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा दिया होता है डिटेल में, तो आप इतना पढ़ना मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट हैं, फिर पार्ट ए के भी सब्जेक्ट हैं, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए यहाँ सब कुछ प्रिसाइजली दिया हुआ है, आप इसे पढ़ो आराम से और एग्जाम निकालो। तो इसमें अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, ये वाला और ये वाला दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो सेट्स है वो मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है परसेंटेज ऑफ 1 RM में, लेकिन इस वाले में क्या है, ये दोनों के साथ में हो रहा है, पहले डिवाइड होगा उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा सेट्स के साथ में। तो इसका याद रखना, ये छोटे छोटे जो हमारे यूनिट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं ना, ये बड़ा वो क्रिएट कर देते हैं एकदम से कंफ्यूजन कि कौन सा वाला होगा, तो वहां पे आप कंफ्यूजन हो, इसलिए इनको भी आपको जो दिए हुए हैं इनको अच्छे से देखना है कि कहाँ पे साइन लगा हुआ है, क्या साइन लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही देना है, ठीक है। तो ये वाला, इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हुए थे बच्चे पिछले वाले एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, उसके बाद में हम बैच में मिलेंगे आपसे,
फिर वहीं पे सारे के सारे आगे की टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये 7 फेजेस हैं पीरियडाइजेशन के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। हर जो कंपोनेंट है उसके पीरियडाइजेशन के स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं, वो अलग अलग हम कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ के रिगार्ड में यहाँ पे 7 फेज दिए हुए हैं, एकदम रटे हुए होने चाहिए आपको ये फेज, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला फेज है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फेज। इसमें क्या है हमारा, प्रिपेयर द बॉडी स्ट्रक्चरली टू हैंडल हेवियर एंड मोर इंटेंस ट्रेनिंग लेटर। मतलब कि आपकी बॉडी को जो स्ट्रक्चरली है उसको एकदम तैयार करना होता है इसमें, कि आप जो भी आगे ट्रेनिंग होने वाली है उसको आपकी बॉडी झेल पाए, उसको एडप्ट कर पाए। तो ये जो पहला फेज है एनाटॉमिकल, नाम से समझ में आ रहा होगा, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फेज है। दूसरे में हमारा हाइपरट्रॉफी फेज। हाइपरट्रॉफी में जब आपकी मसल का साइज इंक्रीज होता है या एनर्जी स्टोरेज को इम्प्रूव करना होता है, इंक्रीज करना होता है, तो वो हाइपरट्रॉफी फेज के हम अंदर करते हैं, इसका मेन गोल होता है। इनको डिटेल से हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे। फिर थर्ड फेज आता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज। पीरियडाइजेशन के अंदर तीसरे वाले फेज में हम काम करते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ के ऊपर। इसमें आपका गोल जो रहता है, डेवलप द हाईएस्ट पॉसिबल फोर्स द मसल कैन जनरेट। ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट आपका पॉसिबल फोर्स है वो आपकी जो मसल्स हैं वो जनरेट कर पाए, उसी को हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ फेज बोलते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है फोर्थ, वो है कन्वर्जन फेज। पावर और मसल एंड्योरेंस, ट्रांसफर स्ट्रेंथ गेन्स टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड्स। इस जो फेज में कन्वर्जन, नाम ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम कन्वर्ट कर रहे होंगे, ट्रांसफर करेंगे हम अपनी स्ट्रेंथ गेन्स को पर्टिकुलर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, जहाँ पे जिस भी गेम में हमें डिमांड है वहां पे। फिर हमारा फिफ्थ फेज है मेंटेनेंस फेज। रिटेन द स्ट्रेंथ गेन्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव सीजन। अब जितनी भी आपने स्ट्रेंथ गेन कर ली उसको रिटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है अपने कॉम्पिटिटिव सीजन के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन के टाइम पे यूज होने वाला है। तो फिफ्थ हो गया आपका मेंटेनेंस फेज। फिर है आपका सेसेशन फेज। अलाउ द पीक परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग फटीग बिफोर अ मेजर कंपटीशन। अब सेसेशन फेज में क्या होते हैं, जब भी हमारा पीक परफॉर्मेंस आ रहा होता है तो फटीग को रिड्यूस कर देना। जो कोई भी आपका मेजर कंपटीशन आ रहा है उससे पहले फटीग को रिड्यूस कर देना, ताकि आपकी पीक परफॉर्मेंस आ पाए। तो हम ये सिक्स्थ फेज का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा सेवेंथ और लास्ट फेज, कंपनसेशन फेज, जिसे हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। इसका काम होता है रिकवर करना, रिकवर फिजिकली एंड मेंटली आफ्टर द सीजन एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अब इसमें ट्रांजिशन फेज है, रिकवरी लोगे आप अपने फिजिकली मेंटली दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पे क्या करोगे, रिकवर करोगे, ताकि जो अगली साइकिल आने वाली है, अगला सीजन आने वाला है, उसके लिए आपकी बॉडी मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से तैयार हो पाए। तो ये 7 आपके फेजेस होते हैं। अब इसी से रिगार्डिंग एक अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है जून 2025 के अंदर, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाटॉमिकल एडेप्टेशन ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ। जो आपकी पीरियडाइजेशन है स्ट्रेंथ की, उसको करना है। अभी हमने 7 स्टेप्स पढ़े हैं, इसमें आए हैं 5 स्टेप। अब आपको अगर स्टेप सीक्वेंस वाइज याद होंगे तो आराम से इन स्टेप्स को आप लगा सकते हो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, पर वो अब मैं आपको क्लासेस में बताऊंगी, आप इसको आराम से सॉल्व करना। अगर आपने ऊपर 7 स्टेप पढ़े हैं तो इजीली आप इसको अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के टॉपिक्स रहते हैं एग्जाम के अंदर में, जो आपको पता होने चाहिए, आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा अच्छे से। तो बैच को ज्वाइन कर लेना। और कोई भी क्वेरी है तो नंबर दे रखा है आपका 6307, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेरी होगी तो आप वहां पूछ सकते हो। 6307333645 फिजिकल एजुकेशन इंडिया का ये नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। बाकी आप बैच ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और सबको ऑल द बेस्ट, सबका एग्जाम अच्छे से हो, और अब मिलते हैं जल्दी आपसे बैच के अंदर।